नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कठोर दायित्व के सिद्धांत से आगे की जो सीरीज है उसको हम जानेंगे। दोस्तों, इसमें हम कठोर दायित्व के सिद्धांत के जो अपवाद है उनको हम देखेंगे। दोस्तों, कठोर दायित्व के सिद्धांत के जो अपवाद है उनको हम 6 बिंदुओं में जानेंगे। आइए दोस्तों, वह 6 बिंदु कौन कौन से हैं हम उनको भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रथम बिंदु है वादी स्वयं दोषी। द्वितीय बिंदु दैवी कृत्य। तृतीय बिंदु वादी की सहमति। चतुर्थ बिंदु अजनबी का दुर्भावनापूर्ण कार्य या दोषपूर्ण कृत्य। फिफ्थ बिंदु परिनियमित अधिकार। एवं दोस्तों अंतिम बिंदु का भूमि का प्राकृतिक प्रयोग। तो दोस्तों, इस प्रकार इन 6 बिंदुओं में हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले के जो वीडियो आपने यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको कठोर दायित्व के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें हमारे 2 वीडियो प्रमुख हैं, रायलैंड बनाम फ्लेचर का वाद। दोस्तों, इसमें हमने इस बात को प्रमुखतया से समझाया था। इसी के साथ साथ दोस्तों आप कठोर दायित्व का सिद्धांत से रिलेटेड जो वीडियो है हमारा वह देख सकते हैं। इसमें हमने कठोर दायित्व का अर्थ, कठोर दायित्व के उत्पन्न होने के तरीके, कठोर दायित्व के जो आवश्यक तत्व है उनको हमने बताया था। और दोस्तों, रायलैंड बनाम फ्लेचर का जो नियम है वह भी हमने समझा दिया है। आज हम आपको बताने वाले हैं छठा एवं अंतिम बिंदु, कठोर दायित्व के सिद्धांत के अपवाद। दोस्तों, इस प्रकार से कठोर दायित्व के सिद्धांत के जो अपवाद, इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है यह समाप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए हम इन बिंदुओं को क्रमवार से देख लेते हैं। दोस्तों, प्रथम बिंदु है आपका वादी स्वयं दोषी। यदि खतरनाक वस्तुओं का पलायन या संग्रह वादी के स्वयं के कृत्य का परिणाम है तो प्रतिवादी को वहां पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, और ऐसे में वादी नुकसानी का दावा भी नहीं कर सकता है तथा उसे यदि खतरे का ज्ञान था तो वह किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। दोस्तों, मान लिया जाता है कोई खतरनाक वस्तु है, उसका पलायन या संग्रह होता है और वह वादी के किसी कृत्य का परिणाम होता है, यह वादी के द्वारा स्वयं जानबूझकर ऐसा कोई कृत्य किया जाता है, वहां पर वह वस्तु प्रतिवादी की होते हुए भी प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, और ऐसे में वादी को नुकसानी का दावा जो है वह न्यायालय में दायर करने का भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उसे खतरे का ज्ञान होता है और वह किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति न्यायालय से या प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण मामला है पोंटिंग बनाम निक्सन का मामला। इस मामले में वादी के घोड़े ने प्रतिवादी की दीवार के पास उगी हुई कुछ विषैली पत्तियां होती है उनको वह खा लेता है, और जिससे उस घोड़े की मृत्यु हो जाती है। वादी के द्वारा अपने घोड़े की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जाता है, तो न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी को दोषी नहीं माना जाता है, क्योंकि वादी नुकसानी पाने का हकदार नहीं होता है। वादी का जो घोड़ा होता है वह प्रतिवादी के जो बगीचा होता है या उसके दीवार के पास में उगी हुई जो कुछ विषैली पत्तियां होती है उनको खाने के लिए वह स्वयं जाता है, वह अतिक्रमण करता है, न कि प्रतिवादी की कोई संपत्ति या किसी वस्तु का पलायन होता है। यदि प्रतिवादी की किसी संपत्ति या वस्तु का पलायन होता और उसी से वादी को कोई नुकसान होता तो वहां पर प्रतिवादी दायी होता, किंतु यहाँ पर घोड़े के द्वारा पलायन किया जाता है और वह स्वयं जाकर के उन विषैली पत्तियों को खाता है। ऐसे में घोड़े की मृत्यु हो जाने पर भी वादी को न्यायालय के द्वारा नुकसानी का दावा या क्षतिपूर्ति जो है वह न्यायालय द्वारा नहीं दिलाई जाती है। दूसरा बिंदु है दोस्तों आपका दैवी कृत्य। कठोर दायित्व के सिद्धांत के अपवाद का यह एक प्रमुख बिंदु है। कठोर दायित्व का सिद्धांत जो है वह उस स्थिति में भी कठोर दायित्व का जो सिद्धांत है वह इस स्थिति में भी लागू नहीं होता है जहां पर वस्तु का पलायन ईश्वरीय कृत्य या दैवी कृत्य के कारण हुआ हो। दैवी कृत्य से आशय सुनामी, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अकाल, ज्वालामुखी, विस्फोट, भूस्खलन, हिमस्खलन, वज्रपात जैसी आपदाओं से होता है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होती है। इनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यदि ऐसे कृत्यों से या ऐसे कृत्यों के परिणाम स्वरूप वादी को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति हो भी जाती है तो इसके लिए प्रतिवादी को दायी नहीं ठहराया जा सकता है, बशर्ते वस्तु उसकी हो या उसकी वस्तु का पलायन हुआ हो, क्योंकि मनुष्य ऐसी विपत्तियों का ना तो पूर्वानुमान लगा सकता है और ना ही ऐसी घटनाओं को वह युक्तियुक्त सावधानी बरतकर भी रोक सकता है।
देवी आपदाएं जो होती है वह तो आती ही है, उनको मनुष्य किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकता है, टाल नहीं सकता है। और ऐसे में प्रतिवादी की किसी वस्तु के पलायन से वादी को कोई नुकसान भी पहुंच जाता है तो वहां पर प्रतिवादी को दायी नहीं माना जा सकता है। दोस्तों ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मामला है निकोलस बनाम मार्शलैंड का मामला। दोस्तों इसमें होता क्या है कि प्रतिवादी के द्वारा एक जलाशय पर कृत्रिम झीलों का निर्माण किया जाता है और दोस्तों अतिवृष्टि के कारण वह जलाशय भर जाता है और उन कृत्रिम झीलों के जो किनारे होते हैं उन किनारों को तोड़कर पानी वादी की जो संपत्ति होती है उसमें भर जाता है और वादी की जो संपत्ति है उसको भारी हानि पहुंचती है। ऐसे में वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध वाद लाया जाता है, परंतु न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी को दैवी कृत्य के कारण दायी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी अतिवृष्टि को रोक नहीं सकता था। अगला बिंदु है दोस्तों वादी की सहमति। यदि वादी किसी वस्तु का संग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी सहमति दे देता है और ऐसी वस्तु से यदि कोई हानि वादी को कारित हो जाती है और बाद में वादी के द्वारा वाद दायर कर नुकसान की भरपाई की जाती है तो ऐसे में प्रतिवादी को नुकसानी के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। अगला बिंदु दोस्तों आपका अजनबी का दुर्भावनापूर्ण कार्य या दोषपूर्ण कृत्य। यदि वादी को पहुंचाई गई क्षति प्रतिवादी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कृत्यों का परिणाम हो तो वह प्रतिवादी को नुकसानी हेतु दायी नहीं माना जाता है। अजनबी से आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो प्रतिवादी की संपत्ति में अत्याचार कर वादी को नुकसान पहुंचाता है और उसे प्रवेश करने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसा एक महत्वपूर्ण मामला है दोस्तों बाक्स विरुद्ध जत का मामला। दोस्तों इस मामले में होता क्या है कि प्रतिवादी की एक पानी की टंकी होती है, एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा उस पानी की टंकी का नल चालू रख दिया जाता है और उस पानी की टंकी में से जल का निरंतर बहाव होता रहता है और उस पानी से जो वादी होता है उसके संपत्ति को या वादी को कोई नुकसान होता है। वादी के द्वारा न्यायालय में वाद लाया जाता है कि प्रतिवादी की पानी की टंकी में से पानी बहा और उससे मेरा नुकसान हुआ है, मुझे जो नुकसानी हुई है उसका भरपाई की जाए। तो न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी जो होता है उसे दायी नहीं माना जाता है क्योंकि अजनबी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। पांचवा बिंदु दोस्तों आपका परिनियमित अधिकार। परिनियमित अधिकार का अर्थ होता है कोई अधिकार विधि द्वारा हमें प्राप्त हुआ हो। इस अपवाद के अनुसार रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम है वह उस समय भी लागू नहीं होता है जब विधि के द्वारा प्रतिवादी को या किसी व्यक्ति को ऐसी किसी वस्तु का संग्रह करने का या उसका उपभोग करने का अधिकार दिया गया हो जिससे वादी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति हुई हो। दोस्तों यदि ऐसी कोई अधिकार विधि के द्वारा हमें प्राप्त होता है और वहां पर कोई नुकसान कारित हो भी जाता है तो वहां पर न्यायालय के द्वारा दायी नहीं माना जाता है। दोस्तों अंतिम बिंदु है आपका भूमि का प्राकृतिक प्रयोग। यदि किसी स्थान पर कोई प्राकृतिक वस्तु प्राकृतिक रूप से ही विद्यमान है या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर किसी वस्तु को प्राकृतिक ढंग से ही रखता है तो ऐसी वस्तु चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो उसके लिए संपत्ति के स्वामी को उत्तरदायी नहीं माना जाता है। न्यायालय भी ऐसी वस्तुओं के लिए दायित्वाधीन नहीं मानता है। ऐसी वस्तुओं में जहरीले पेड़ पौधे झाड़ियां पत्थर जड़े आदि आते हैं। दोस्तों उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है उसका एक बगीचा है और उसमें कोई एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियां जहरीली है, वह कई वर्षों से वहीं पर विद्यमान है। प्रतिवादी के द्वारा उस वृक्ष को न तो बोया गया था और न ही कोई कृत्य किया गया था। ऐसा वादी का पशु आता है और उस जहरीले पेड़ की जो पत्तियां होती है वो खा लेता है और मर जाता है। तो ऐसे में जो प्रतिवादी जो होता है उसे दायी नहीं माना जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप ऐसी ही अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।